नमस्कार साथियों, अंतरिक्ष विज्ञान पर हमारे इस खास वैज्ञानिक विश्लेषण या कहे इस डीप डाइव चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक वरिष्ठ ग्रह खगोल शास्त्री के नजरिए से हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे पहले इंटरस्टेलर मेहमान की, एक ऐसा रहस्यमय ऑब्जेक्ट जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया था और जिसने विज्ञान जगत को पूरी तरह से चौंका दिया। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, साल 2017 में जब ये ऑब्जेक्ट दिखा तो मीडिया में मानो आग लग गई थी। हार्वर्ड के मशहूर खगोल शास्त्री एवी लोएब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हो सकता है इसे किसी एलियन सभ्यता ने बनाया हो, शायद ये कोई स्पेसशिप या प्रोब हो। क्या सच में कोई एलियन यान था? खैर, इस तरह की बातों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन देखिए, वैज्ञानिक समुदाय के लिए ये सिर्फ जज्बातों या सनसनी का विषय नहीं था। हमारे लिए ये एक ऐसा केस था जिसे सख्त डेटा आधारित कार्यप्रणाली से ही सुलझाया जा सकता था। इस जटिल वैज्ञानिक जांच के लिए हमारा जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह से होगा। पहले द इंटरस्टेलर क्राइम सीन, फिर एक्सेलरेशन विसंगतियों का विश्लेषण, उसके बाद डार्क कॉमेट्स और एलियन सेल्स, चौथा ग्रहीय रक्षा और खतरे, और अंत में भविष्य के इंटरस्टेलर इंटरसेप्शन मिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरुआत करते हैं, द इंटरस्टेलर क्राइम सीन। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। अक्टूबर 2017, हवाई का मोई द्वीप। पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक रहस्यमय वस्तु अंतरिक्ष से लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से हमारे सौरमंडल में घुसी चली आ रही थी। इसकी स्पीड बता रही थी कि भाई, ये हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से तो बिल्कुल नहीं बनती है। अब जब कोई ऐसी अनोखी चीज दिखती है तो हम खगोल शास्त्री एक सख्त कार्यप्रणाली अपनाते हैं। पहला कदम उसकी ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी यानी प्रक्षेप वक्र को ट्रैक करना। दूसरा, उसके आकार का पता लगाने के लिए लाइट कर्व ऑसिलेशन यानी उसके प्रकाश के उतार चढ़ाव को मापना। और तीसरा कदम ये देखना कि क्या उसमें से कोई गैस या धूल निकल रही है। इसी तरीके से हमने इस रहस्यमय वस्तु को समझना शुरू किया, जिसे बाद में नाम दिया गया ऊ ऊ मु आ मुआ। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ओमुआमुआ असल में कितना अजीब था। हमारे पहले 2 इंटरस्टेलर मेहमानों को ही देख लीजिए। एक तरफ हमारा ओमुआमुआ है, सिगार जैसा बेहद लंबा आकार, तीव्र नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन धूल या गैस का नामो निशान नहीं, बिल्कुल एक सूखे क्षुद्र ग्रह की तरह। और दूसरी तरफ है 2019 में खोजा गया 2I बोरिसोव। इसमें एक साफ धूमकेतु जैसी पूंछ थी और कार्बनिक तत्व भी मिले। मतलब ओमुआमुआ की स्पीड तो एक कॉमेट जैसी थी, लेकिन शक्ल बिल्कुल एक क्षुद्र ग्रह जैसी। ये वाकई सिर चकरा देने वाला था। और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, एक्सेलरेशन विसंगतियों का विश्लेषण। सच कहूं तो इसी बिंदु पर खगोल विज्ञान का पूरा समुदाय पूरी तरह से चकरा गया था। देखिए, ओमुआमुआ सिर्फ दिखने में ही अजीब नहीं था। इसका रास्ता, इसकी ट्रैजेक्टरी भौतिकी के बुनियादी नियमों को ही चुनौती दे रही थी। इसे समझने के लिए हमें इस गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा बल है जो किसी चीज को सूर्य से दूर धकेलता है। आमतौर पर होता यह है कि जब कोई धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो उसकी बर्फ पिघलकर गैस में बदलती है। ये गैस पीछे की तरफ निकलती है और एक रॉकेट इंजन की तरह काम करती है, जिससे धूमकेतु को एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ओमुआमुआ में तो गैस या धूल का कोई नामो निशान ही नहीं था। फिर भी ये सूर्य से दूर एक रहस्यमयी अतिरिक्त गति से भाग रहा था। है ना कमाल की बात? अब जरा इन सारी भौतिक सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। लाइट कर्व के डेटा और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से मिली जानकारी के अनुसार इसके आयाम लगभग 800 गुना 80 मीटर थे, यानी 10:1 का एक चरम अनुपात। सच में एक विशाल सिगार जैसा। ये अंतरिक्ष में हर 7 से 8 घंटे में कलाबाजियां खा रहा था, यानी घूम रहा था। इसका रंग गहरा लाल था, जो इसमें कार्बनिक पदार्थों के होने का एक मजबूत संकेत देता है। और सबसे बड़ी पहेली, इतनी तेज गति और त्वरण के बावजूद गैस या धूल के कोमा का पूरी तरह से गायब होना। ये सब हमें ले जाता है हमारे विश्लेषण के भाग 3 की ओर, डार्क कॉमेट्स और एलियन सेल्स। इसे आप हमारी जांच का सस्पेक्ट इवैल्यूएशन फेज भी मान सकते हैं।
अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे हमारे विशेषज्ञ एक ही डेटा को देखकर बिल्कुल अलग-अलग नतीजों पर पहुंच रहे थे। एक तरफ डार्क कॉमेट थ्योरी है। सेलिगमैन और ब्रगनर का मानना है कि ओमुमुआ के अंदर झरझरी बर्फ में हाइड्रोजन गैस छिपी थी जो सूर्य की गर्मी से बाहर निकली और बिना कोई धूल उड़ाए उसे गति दे गई। दूसरी तरफ है एवी लोएब का आर्टिफिशियल सोलर सेल सिद्धांत कि शायद ये कोई एलियन तकनीक थी जिसे प्रकाश के कण यानी फोटॉन धकेल रहे थे। और फिर आते हैं रोमन रफिकॉफ जैसे संशयवादी वैज्ञानिक। उनका कड़ा तर्क था कि अगर इसमें से इस तरह अनियमित रूप से गैस निकलती तो ये इतना तेजी से घूमने लगता कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस रहस्य की गहराई को बखूबी बयां करते हैं। इसके साथ ही एक बेहद रोमांचक एस्ट्रोबायोलॉजिकल सिद्धांत भी जुड़ा है। ओमुआमुआ और टूआई बोरिसोव दोनों का वो गहरा लाल रंग ये बताता है कि उनमें कार्बनिक अवयव मौजूद हो सकते हैं। और आप जानते ही हैं, ये जीवन के बुनियादी निर्माण खंड हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इससे इस दिलचस्प थ्योरी को बहुत बल मिलता है कि शायद ऐसे ही इंटरस्टेलर पिंडों ने, जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, अरबों साल पहले हमारी प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए होंगे। सोचिए, ये विचार अपने आप में कितना अद्भुत है। खैर, अब हम अपने विश्लेषण को एक थोड़े ज्यादा गंभीर विषय की ओर मोड़ते हैं। भाग 4, ग्रहीय रक्षा और खतरे। अब हम एक हाई रिस्क थ्रेट असेसमेंट करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर ओमुआमुआ जैसी कोई चीज सीधे हमारी पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर होती तो क्या होता। यहाँ इस 24 मेगाटन के आंकड़े पर गौर करें। अगर हमारे अपने सौरमंडल का कोई आम 100 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह अपनी सामान्य गति से पृथ्वी से टकराता है तो वह करीब 24 मेगाटन की ऊर्जा पैदा करेगा। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझे तो यह ऊर्जा लगभग 1700 हिरोशिमा बमों के बराबर होती है। लेकिन अब इसकी तुलना इस 6700 मेगाटन वाले डरावने आंकड़े से कीजिए। ओमुआमुआ जब सूर्य के सबसे करीब था तो उसकी अधिकतम गति 87 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, और भौतिकी का नियम कहता है कि प्रभाव ऊर्जा गति के वर्ग यानी स्क्वायर के साथ बढ़ती है। इसका मतलब है कि अगर ओमुआमुआ उस गति से पृथ्वी से टकराता तो वो 6700 मेगाटन की विनाशकारी ऊर्जा छोड़ता। 45,000 हिरोशिमा बमों के बराबर तबाही। इससे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सचमुच नक्शे से ही मिट सकता था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मौजूदा रक्षा उपाय ऐसी चीजों के सामने कितने बेबस हैं। हाँ, हमने हाल ही में डार्ट मिशन के जरिए 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिमॉर्फस क्षुद्रग्रह का रास्ता सफलतापूर्वक बदला था, लेकिन ओमुआमुआ जैसी इंटरस्टेलर चीजों की गति इससे कई गुना ज्यादा होती है। उनके देखे जाने और हम तक पहुंचने के बीच का समय इतना कम होता है कि मौजूदा तकनीक से उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए हमें उन्नत डीप स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम की तत्काल और सख्त आवश्यकता है। और इसी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए हम अपनी ब्रीफिंग के अंतिम चरण में आते हैं। भाग 5, भविष्य के इंटरस्टेलर इंटरसेप्शन मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी योजना कैसे आकार ले रही है। वैज्ञानिक समुदाय अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, हम अगले मेहमान को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सबसे पहले बहुत जल्द वेरा रूबिन टेलीस्कोप काम करना शुरू कर देगा, जो गहरे अंतरिक्ष में ही इन पिंडों को बहुत पहले डिटेक्ट कर लेगा। फिर 2029 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी अपना कॉमेट इंटरसेप्टर लॉन्च करेगी। इसे अंतरिक्ष में एक स्टैंड बाय कक्षा में पार्क किया जाएगा, ताकि जैसे ही कोई नया लक्ष्य मिले ये तुरंत उसका विस्तृत 3D डेटा लेने निकल पड़े। और फिर 2030 के दशक में हमारे सबसे महत्वाकांक्षी मिशन प्रोजेक्ट लायरा के लिए लॉन्च का सही समय आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेज चीज को पकड़ेंगे कैसे? यहीं पर काम आती है अत्याधुनिक इंजीनियरिंग। ओमुआमुआ जितनी तेज गति वाले पिंड का पीछा करने के लिए हमारे सामान्य रॉकेट काम नहीं आएंगे। इसके लिए जो स्पेस प्रोब होगा वो एक एडवांस्ड सोलर सेल तकनीक से लैस होगा। और इसे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? पृथ्वी पर स्थित एक बेहद शक्तिशाली लेजर से। ये लेजर उस प्रोब को 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति तक धकेल सकता है। इस कमाल की तकनीक के जरिए हम महज 440 दिनों के भीतर किसी भी नए इंटरस्टेलर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। है ना, एकदम साइंस फिक्शन जैसा। अब इस वैज्ञानिक चर्चा को समाप्त करते हुए मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए,
अगर हमारा अगला इंटरस्टेलर इंटरसेप्टर मिशन ये साबित कर दे कि वो ऑब्जेक्ट असल में कोई एलियन तकनीक थी या फिर उसमें सच में जीवन के जैविक निर्माण खंड मौजूद थे, तो ये ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह और हमारे अस्तित्व की समझ को कितने गहरे स्तर पर बदल देगा। ओमुआ ने सवालों का सिर्फ एक पिटारा खोला है। अंतिम उत्तरों की खोज तो अभी शुरू ही हुई है। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।